करना चाहिए, और उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। हाँ। अब मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। अभी यहाँ मनोज काका जी भी है, नवल किशोर जी भी है, मैं दोनों के बातों का जवाब देता हूं। पहले काका की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा था कि ये पीढ़ी का जिक्र करते हैं, तो बच्चन और रंजन, जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो बच्चन और रंजन किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपके यहाँ के स्वामी प्रसाद मौर्य खुद पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। आपके यहाँ के स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। आपके एक और नेता जिसको आपने विधायक बनाया था, कुर्मी समाज से आती है, पल्लवी पटेल, वो क्या आरोप लगाती है आपके ऊपर कि आप पीढ़े की बात करते हो, लेकिन आपका ही विधायक कहती है कि आप पीढ़े का पालन नहीं करते। ये बताता है कि समाजवादी पार्टी में किन नेताओं को महत्व दिया जाता है। अब उसके बाद मैं आता हूँ नवल किशोर जी की बात के ऊपर। आज मनोज सिंह काका, मैं आ रही हूँ वापस, बोलने तो दीजिए। आप इनकी बताइए, बिहार में ये रैली करते हैं लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं करते। नहीं, मुझे ये बताइए इतनी दिक्कत किस बात पे है? बोलने तो दे दीजिए, फिर अपनी बात पूरी करिएगा। ममता बनर्जी के साथ है, न अखिलेश साथ है, न इनके साथ कोई और नेता है, केजरीवाल इनके साथ नहीं है। सिर्फ मंच पर साझा कर लेने से गठबंधन नहीं हो जाता। हाँ। अभी तक बिहार के अंदर सीटों का गठबंधन नहीं हो पा रहा है। ये बताए कि कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगी। कांग्रेस और माले का गठबंधन नहीं हो पा रहा है, आरजेडी और माले का गठबंधन नहीं हो पा रहा है। ये बताता है कि बिहार के अंदर जो इनकी स्थिति रही थी कि खाता नहीं खुला था, 2024 में भी खाता नहीं खुलेगा। कांग्रेस जो बिहार की एक सीट जीती थी, वह किशनगंज की, वह सीट भी हारने जा रहे इस बार, और 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार गठबंधन जीतेगी। और रही बात अखिलेश की, उत्तर प्रदेश की, तो अखिलेश यादव 5 से 3 सीटों पर आ गए हैं, और 2024 में वो 3 सीटें भी शून्य पर बदलने जा रही है। जिसकी दुष्यंत अगर 2000 प्रोफेसर किशोर सबसे रिएक्शन ले लो, फिर आ रही हूँ। जिसने 2019 में खुद एक सीट जीती थी, जो 2019 में सिर्फ एक सीट पर सिमट के रह गए थे, आज वो क्या कांग्रेस को सीट देने की स्थिति में है? और जो सवाल शहजाद पूछ रहे थे, अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा? देखिए, अजीब स्थिति हो गई है, सिर्फ प्रत्याशी घोषित करके ही जीत मान रहे हैं। समीर जी वैसे तो नागपुर से आते हैं और संस्कृत भी जानते हैं, और आरएसएस से जुड़े तो वेद की ऋचाओं को भी जानते हैं। तो मैं एक वेद की ऋचा इनके समक्ष रख रहा हूं। न धैर्य न बिना लक्ष्मी, न शौर्य न बिना जय। धैर्य के बिना लक्ष्मी नहीं मिलती और शौर्य के बिना विजय नहीं मिलती है। तो शौर्य का नमूना तो आज आपने देखा है, बिहार में कितने लाखों लोग वहां पहुंचे और कितनी महागठबंधन की बड़ी रैली हुई है। और धैर्य भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक एक राज्य में इंडिया अलायंस अपना मजबूत गठबंधन तय करता जा रहा है, और प्रत्याशी भी घोषित हो रहे हैं। तो उससे टूट भैया, जब 195 आपने डिक्लेयर कर दिए, भी तो रहे हैं, और बहुत से भाजपा और नीतू सिंह तो कांग्रेस की पूरी तरह से तैयार बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी बस टिकट उनके लिए टिकट तय करे। अगर एक विधायक के टूटने से केंद्र की सरकार बनने और बिगड़ने, केवल एक विधायक, तो भाजपा तो कभी आती ही ना। हिमाचल में क्या स्थिति है? भाजपा के तो बहुत लोग, हिमाचल में कांग्रेस की क्या स्थिति है? सरकार चल रही है, सरकार चल रही है, विधायक तो आप कांग्रेस पार्टी के ही नाराज है ना। इनके मंसूबे धरे के धरे हमारे साथी के रह गए, हिमाचल में भी और झारखंड में भी, और केंद्र की सत्ता में भी। और जो नाराज है विधायक, उनका क्या? मैं एक और इनके सवाल का जवाब यहां देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा 100 से अधिक पिछड़े लोगों को टिकट दे दिया, आदिवासियों को दे दिया। अरे भैया, ओबीसी की संख्या देश में 52 से 54% है, आपने टिकट दिया है 24-25%। आप पिछड़ों का हक मार के अगड़ों को दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर कहते हैं इतना बड़ा ओबीसी में दिखाई नहीं देता। अरे भाई, कैसे? आप जब भागीदारी नहीं दे रहे हैं, एक सवाल का नहीं दे रहे हैं हक जो है, और उसके बाद आप बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी। कांग्रेस से कौन मैदान में होगा? अमेठी से कांग्रेस से कौन मैदान में होगा? कौन लड़ेगा, किशनगंज से कौन लड़ेगा, ये संसदीय बोर्ड तय करता है। अच्छा, ठीक है। यहाँ बैठ के राजनीतिक विश्लेषक और हम लोग नहीं। जल्दी से बोलिए, फिर मैं ग्राफिक्स दिखाऊंगी। मैंने आपसे सवाल पूछा है, मैंने आपने दागे हैं तो मैं जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो सारी टिकट तो अनाउंस नहीं हुई, परंतु मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ओबीसी के बड़े शुभचिंतक हैं, आपको तो एक राज्य मिला ना, तेलंगाना, वहां पर तो आपका वादा था दलित मुख्यमंत्री बनाने का। दलित छोड़िए, आपने ओबीसी भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई साहब? रेवांत रेड्डी जिसने ओबीसी समाज को गाली दी, उसको बना दिया। वाह भाई वाह। आप लोग पूरे देश में कास्ट सेंसस का ढिंडोरा पीटते, कर्नाटक में हो रखा है कास्ट सर्वे, डीके शिव कुमार ने बोला नहीं जारी करना है, छत्तीसगढ़ में विरोध किया, ओडिशा में विरोध किया। सुन लीजिए पूरी बात। और दूसरी बात, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, आपने तो अखिलेश कहकर अपने ही एक ओबीसी साथी का अपमान किया, और दूसरा बाकी नहीं रहा तो ऐश्वर्या राय जो ओबीसी समाज से कर्नाटक से आती है, उनको नाचने वाली कह दिया। और आपने लगातार मंडल कमीशन का विरोध किया, मंडल की रिपोर्ट आई उसका विरोध किया, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, यह आपका नारा था। और आज प्रधानमंत्री ओबीसी है, आप विरोध करते हैं। बताइए,
मंडल बताइए। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद में आपने तो सरकार गिरा दी। अच्छा, बताइए। हमारे तो आदरणीय नरसिम्हा राव जी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को फाइन ट्यून। ठीक है, शहजाद और दुष्यंत जी आ रही हूँ। शहजाद, दुष्यंत जी आ रही हूँ। दुष्यंत जी आप अपनी बात पूरी करें, मैं मनोज सिंह काका के पास भी जाऊंगी। रुकिए, पहले एक तस्वीर दिखा देती हूँ। हाई प्रोफाइल सीटों का गणित क्या है पहले ये बता देती हूँ। जहां पर बड़े नामों का ऐलान किया गया है वहां पर क्या गणित है ये आपको बताती हूँ। अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरी हैं। उन पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया क्योंकि कड़ी हार हुई थी राहुल गांधी की 2019 के चुनाव में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मजबूती से चुनाव लड़ेंगी और वहां के लोग ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी उनके पास आती रही हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी करती रही हैं। राहुल को 55,000 वोट से हराया था 2019 में स्मृति ईरानी ने, और अब राहुल गांधी की वापसी अमेठी में मुश्किल है। ये अमेठी जो उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है, बड़ी सीट, महत्वपूर्ण सीट कही जाती है, ये वहां की स्थिति आपको बता रही हूं। अमेठी के बाद अब बात दूसरी सीटों की भी करूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर सबकी नजरें हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत 2019 में जब हुई थी तो वहां पर बड़े चेहरों को हराया था भारतीय जनता पार्टी ने। अब बात आजमगढ़ की कर लेते हैं। बीजेपी ने फिर निरहुआ को मैदान में उतारा है। दरअसल आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में दिनेश लाल निरहुआ की बंपर जीत हुई थी। निरहुआ को बड़ा समर्थन आजमगढ़ की जनता का मिला था और इसीलिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैदान में उतारा है। और खबरें तो ऐसी भी है कि यहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावना है क्योंकि जिन 28 सीटों पर नामों का ऐलान किया गया है उसमें आजमगढ़ से कौन प्रत्याशी होगा ये नहीं बताया गया है समाजवादी पार्टी का। सपा के वोट बैंक में सेंधमारी भी होगी आजमगढ़ में अगर अखिलेश यादव मैदान में होते हैं क्योंकि ओवैसी प्रत्याशी उतार सकते हैं आजमगढ़ से। इसीलिए समाजवादी पार्टी से अगर अखिलेश यादव मैदान में होते हैं तो समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंध होगी, यह तय माना जा रहा है। और अब बात नई दिल्ली की कर लेते हैं। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को मैदान में पार्टी ने उतारा है। बीजेपी ने सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज पर भरोसा जताया है। पहली बार चुनाव मैदान में है बांसुरी स्वराज, तेज तर्रार नेता है भारतीय जनता पार्टी की। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर उनको टिकट दिया गया है, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। दिल्ली में कांग्रेस आपके गठबंधन का असर है। यहां बांसुरी स्वराज वर्सेस सोमनाथ भारती, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती के नाम का ऐलान किया है। दिल्ली से 4 सीटों पर नाम का ऐलान किया गया है जिसमें सोमनाथ भारती का नाम भी शामिल है और 1 सीट कुरुक्षेत्र हरियाणा से भी नाम का ऐलान किया गया है। यानी कि 5 जगहों से, 4 दिल्ली से और 1 हरियाणा से सीट का ऐलान, नाम का ऐलान किया है आम आदमी पार्टी ने। लेकिन दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक इन हाई प्रोफाइल सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन वही सवाल मनोज सिंह काका, जो मैंने अभी दिखाई तस्वीर, जो मैंने ग्राफिक्स दिखाया अभी, अगर आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो क्या चुनौती बड़ी है आप लोगों के सामने? वोटों में सेंधमारी की चुनौती है क्योंकि ओवैसी भी यहां से अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं और निरहुआ बड़ी जीत हासिल हुई थी उनको उपचुनाव में। अनामिका, पहले तो अपने आप आंकड़े ठीक करिए, आपके अच्छा। संज्ञान हेतु कोई बड़ी जीत नहीं हुई थी। 5-6 हजार वोटों से माननीय धर्मेंद्र यादव से जीते थे। और वहीं आजमगढ़ के बगल में घोसी में अभी चुनाव हुआ, मतलब आप 5,000 वोटों को भी बड़ा नहीं मानते हैं मनोज सिंह काका? 57% वोट पाई थी। अरे सुनिए तो, देखिए समता का भाव रखिए। एक तो जो लोग भागे हैं, जिनके प्रत्याशी भाग रहे हैं, उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। कोई क्या इंडिया गठबंधन का कोई प्रत्याशी भागा? 28 हमने प्रत्याशी तो सीटें नहीं तय कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाग रहे हैं, चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में है। उनसे सवाल करिए। यहाँ आपने हेडिंग चला दी कि भागे, डर के भागे। कौन भागता है इन लोगों से? जो लोग बुनियादी सवालों से भागते हैं। आज 10 साल की सरकार में जब मोदी जी रहे हैं तो उनसे देश की जनता सवाल कर रही है कि बताओ 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिया, बताओ महंगाई कम क्यों नहीं हुई, किसान की आय 2 गुना कम क्यों नहीं हुई, क्या किसानों पे थाप चढ़ाना ही आय 2 गुना है? जिन किसानों को आपने वादा करा कि आय 2 गुनी करेंगे, उनके लिए तो किले ठुकवा रहे हैं आप। आपका कोई भी कथन आपके कर्म तक तो जाता नहीं। आप झूठ के महासागर हैं। इस उत्तर प्रदेश में आए दिन युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर सवाल नहीं कर सकते। पूरे देश के युवा जो किसानों के घरों से निकल के इस देश के सरहदों की सुरक्षा करते हैं, ठीक है, बोलने दीजिए, नहीं तो फिर वो बोलेंगे, बोलने का मौका देते हैं विपक्ष को। अपने सवालों को लेकर के हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी। ये नहीं, अच्छा ठीक है, आपने एक बात कही, शहजाद कुछ कह रहे हैं, शहजाद अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन बस एक सवाल मेरा, क्या समाजवादी पार्टी से कोई भी टूटा नहीं है? क्या राज्यसभा चुनाव में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई थी? क्या जिन 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की समाजवादी पार्टी से खुश थे मनोज सिंह काका वो लोग, इसलिए क्रॉस वोटिंग की उन्होंने? मैं आपको बता, भारतीय जनता पार्टी, आप आंकड़ों का अध्ययन करिए। 2014 के बाद इस देश में
9 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश नहीं धनादेश से सरकार बनाई है। चलिए क्या अब मैं वो जवाब दे भारतीय देता जनता हूँ, पार्टी मैं अब को जवाब दे देता हूँ अनामिका जी, वरना तो ये लंबा मोनोलॉग हो जाएगा। आप समाजवादियों को हाँ सीटों के हिसाब से भी टाइम का जो सरकार केवल सरकार चलिए अब हो चलिए गया। ठीक है, नहीं शहजाद आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, मेरे सवाल आपसे और भी हैं मनोज। पर मैं अभी जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए, देखिए, मुझे लगता है बड़ा लंबा उन्होंने बोला। मुझे बता दीजिए कि उन्होंने अभी क्या, अरे ये तरीका नहीं है भाई, अपने अपनी बारी में बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। बोलिए। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पूजा पाल को आप भगोड़ा कह रहे हैं? वो पूजा पाल जिसके पति को मारा गया और जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट दिया, तो उसको भी भगोड़ा कहेंगे? आप अभिषेक मौर्य को बोल रहे हैं, आप प्रजापति जी को बोल रहे हैं, आप बता दीजिए कि जो आपके चीफ विप थे उनको बोल रहे हैं। और ये इसलिए भागे, शेरवानी जी से लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए भागे क्योंकि आप केवल पारिवारिक दलों का अलायंस है। और बताइए ना, ममता दीदी भाग गई अलायंस से, वो कहां दे रही है सीटें आपको? पंजाब से भगवंत मान भाग गए, आरएलडी भाग गए, बिहार से तो आपके मुख्य आपके जो संयोजक है वो भाग गए, केरल से लेफ्ट भाग गई। तो मुझे लगता है कि जिनका अलायंस ही भागने वालों पर बना हुआ है, कम से कम वो ना बोले। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी धैर्य और शौर्य की बात की, तो शौर्य दिखाते हुए बोलिए ना, अमेठी से कौन अभी तक बोल नहीं पा रहे? अमेठी से कौन, क्यों नहीं बोल पा रहे भाई? अगर हम लोग भगौड़े हैं, हम भाग रहे हैं, हम डर के मैदान छोड़ रहे हैं, तो बता दीजिए कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अब तो लेफ्ट ने प्रस्ताव दिया है ना। फिर प्रोफेसर किशोर इंतजार करिए, दुष्यंत अगर संसदीय दल की बैठक होगी, समन्वय समिति तय करेगी, थोड़ा इंतजार करिए ना। इतने व्याकुल भारत क्यों हो रहे हैं? आप तो अपने प्रत्याशी को रोक लो। पवन सिंह ने कह दिया टाटा बाय बाय। और जौनपुर में आपने किनको टिकट दिया? कृपा शंकर सिंह जी को, जिनके विषय में इतने बोरी भर भर के आरोप लगाते थे। इनके एक मुंबई के भाजपा के नेता हैं, वो रोज कागज लाके दिखाते थे। आज उनको टिकट दे दिया, सिंधिया जी को टिकट दे दिया। आप क्या कर रहे हैं? आप देश से कहते थे हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे,